हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 23 नवंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उन क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, उनको भी बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर समझाया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ 167 मिलियन वर्ष पुराने पौधे खाने वाले डाइक्रियोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म अवशेषों की खोज की हुई है। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो कहां पर वैज्ञानिकों ने 160 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की, क्योंकि पौधे खाने वाले हैं ये, मतलब कि ये शाकाहारी हैं ना। नाम क्या है इनका? डाइक्रियोसॉरिड डायनासोर। और इनके जीवाश्म के जो अवशेष हैं वो कहां पर मिले हैं? तो ये ऑप्शन है ग्वालियर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है जैसलमेर और डी ऑप्शन है भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जैसलमेर राजस्थान। सभी लोग जानते हैं आप, जैसलमेर राजस्थान में वैज्ञानिकों ने 167 मिलियन वर्ष पुराने पौधे खाने वाले डाइक्रियोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्मों की खोज की हुई है। कुछ इस प्रकार से ये दिखते थे। इनके जीवाश्म जो मिले हुए हैं उनके आधार पर बताया गया है। और डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने जैसलमेर में 167 मिलियन वर्ष पुराने पौधे खाने वाले हैं, मतलब कि ये शाकाहारी थे, तो शाकाहारी डाइक्रियोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। इनका नाम जो रखा गया है थारोसॉरस इंडिकस, इनका नाम रखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये भारत में अब इनकी खोज हुई है या भारत में अब जीवाश्म मिले हैं, तो ये पहली बार है। भारत छोड़ करके जो और अदर देश हैं वहाँ पर इनके जीवाश्म पहले से मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो जीवाश्म है ये डायनासोर की एक नई प्रजाति के हैं जो मनुष्य के लिए अज्ञात है। और जो वैज्ञानिक है वो ये मान रहे हैं कि ये जो जीवाश्म है वो डायनासोर की एक नई ही प्रजाति है जो कि शाकाहारी थे। इससे पहले डेक्रियोसॉरिड जो डायनासोर हैं इनके जीवाश्म उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और चीन में खोजे गए थे, यानी कि भारत में अब जाकर के इनके जो जीवाश्म है वो मिले हुए हैं। इससे पहले अन्य जो देश हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका हो, अफ्रीका हो या चीन हो, इन सभी देशों में इसके जो जीवाश्म है वो पहले से ही खोजे जा चुके हैं, ये पहले से ही मिले हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी जी के यात्रा के दौरान भारत और किस देश के बीच 10 अहम समझौते हुए? यानी भारत का मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में देश के दौरे पर है, जिसमें से भारत और जिस देश को मोदी जी गए हुए हैं उन दोनों देशों के बीच में 10 अहम समझौते हुए हैं। तो किस देश के बीच में 10 अहम समझौते हैं? तो ए ऑप्शन है गुयाना, बी ऑप्शन है मॉरिशस, सी ऑप्शन है बारबाडोस और डी ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुयाना। अभी भारत मोदी जी वहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर भारत और गुयाना देश के बीच 10 अहम समझौते हुए हैं। मोदी जी को यहाँ सर्वोच्च पुरस्कार है यहाँ का, वो भी इनको प्रदान किया गया है। और अगर डिटेल में हम अगर बात करें तो हाल ही में पीएम मोदी जी की यात्रा के दौरान भारत और गुयाना के बीच 10 अहम समझौते हुए हैं। 20 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री मोदी जी और गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान, इनके बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इसी बैठक में 10 अहम समझौते किए गए। इन समझौतों में क्या कुछ था? ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल बदलाव और सांस्कृतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं ये इसमें शामिल थे। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम के किस जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया? यानी असम का एक जिला है उसका नाम बदल करके उसका नाम श्रीभूमि कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन है कोकराझार, बी ऑप्शन है तिनसुकिया, सी ऑप्शन है करीमगंज और डी ऑप्शन है जोरहाट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी करीमगंज, जो पहले करीमगंज के नाम से जाना जाता था अब इसका नाम बदल करके श्रीभूमि कर दिया गया है, यानी इसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, असम का करीमगंज जिला अब ये श्रीभूमि के नाम से जाना जाएगा। तो हाल ही में असम सरकार ने असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया है।
असम के कैबिनेट ने 20 नवंबर को बांग्लादेश की सीमा से लगे बराक घाटी इलाके के करीमगंज जिले का जो नाम है इसके बदलने की मंजूरी दे दी है। और ये जो करीमगंज है तो भारतीय जनता पार्टी के कृपानाथ मल्ला करीमगंज सीट से वर्तमान में सांसद भी हैं। बात करें तो असम आया है तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर होती है और वर्तमान में जो असम के ज़िले हैं वो कुल 31 ज़िले हैं और 31 ज़िलों में ही एक ज़िला है करीमगंज जिसका नाम बदल करके श्रीभूमि कर दिया गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे यूएन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी यूएन में किसको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ए ऑप्शन है मीका सिंह, बी ऑप्शन है अरिजीत सिंह, सी ऑप्शन है शुभ और डी ऑप्शन है बादशाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब के ये सिंगर हैं शुभ, इनको यूएन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं यही हैं, सिंगर हैं पंजाब के ये और इनका नाम है शुभ और इनको ही यूएन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने UNFCCC यानी UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। कब? तो 20 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा हुई। यह जो घोषणा है वह बाकू अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP29 की जो बैठक हुई उसमें यह घोषणा की गई। और यह जो बैठक हुई जो कि COP29 के नाम से जानी जाती है ये बाकू अजरबैजान में हुई है। इसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन और केवल रियो सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीता। तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो जीत लिया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। तीसरे क्वार्टर के पहले मैच के 31वें मिनट में जो दीपिका है इन्होंने टीम इंडिया के लिए पहला गोल भी किया और 20 नवंबर को हुए इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हरा दिया। यानी कि ये जो एक गोल किया गया वो दीपिका के द्वारा ही किया गया। टीम इंडिया का ये पहला गोल था और इसी गोल के साथ ही टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हरा दिया। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल तीसरी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। यानी इससे पहले भी जो ट्रॉफी थी वो महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप की वो भी भारत ने जीती थी और ये इस वर्ष वाली भी भारत ने जीती है। तो लगातार दूसरी बार और ओवरऑल भारत ने तीसरी बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती हुई है। भारत और चीन के बीच ये जो फाइनल हॉकी मुकाबला है ये 8 साल बाद हुआ है जिसमें भारत ने चीन को हराया और फाइनल जीत लिया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो टूर्नामेंट में 29 गोल किए गए, यानी जो टोटल टूर्नामेंट हुआ इसमें टोटल भारतीय टीम ने 29 गोल किए हैं। फाइनल में 20 नवंबर को जो हुआ उसमें चीन को 1-0 से हराया, एक ही गोल हुआ। फिर 19 नवंबर को जो सेमीफाइनल हुआ उसमें जापान को सेमीफाइनल में 2-0 से हराया। तो इस प्रकार से अगर टोटल टूर्नामेंटों की बात की जाए जितने टूर्नामेंट हुए उनमें भारतीय टीम ने 29 गोल किए हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ICC ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 पर पहुंचा। यानी कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ICC ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। तो ए ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, बी ऑप्शन है मोहम्मद शमी, सी ऑप्शन है डेविड वार्नर और डी ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर प्लेयर हैं ये ICC ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। बात अगर देखें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हार्दिक पांड्या फिर से बने दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर। डिटेल में बात करें तो इन्होंने इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन को पीछे छोड़ा, यानी कि इससे पहले जो आगे चल रहे थे वो थे लियाम लिविंगस्टन, इनको इन्होंने पीछे छोड़ते हुए फिर से हार्दिक पांड्या नंबर 1 की ICC ऑलराउंडर रैंकिंग में पहुँच गए हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार 2 शतक लगाने वाले तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की रैंकिंग में 69वें स्थान पर ये आ गए हैं और जो ऑलराउंडर की रैंकिंग है उसमें हार्दिक पांड्या पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। इसी साल की जो T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने पहली बार
पहले नंबर की पोजीशन हासिल की हुई है। यानी कि इसी साल जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद इन्होंने पहली बार पहले नंबर की पोजीशन हासिल की थी, और अब ये जो है ये दूसरी बार है जब इन्होंने ये पहली पोजीशन हासिल की हुई है। इस साल की जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद की बात बताई जा रही है कि 2 बार इन्होंने ये जो फर्स्ट की पोजीशन है, फर्स्ट रैंक की, ये इन्होंने हासिल की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं आईसीसी T20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग के। तो सबसे पहली रैंकिंग है हार्दिक पांड्या की, इंडिया से 244 पॉइंट के साथ है। सेकंड पर है दीपेंद्र सिंह एरी, नेपाल के हैं, जो कि 231 पॉइंट के साथ सेकंड पर है। थर्ड पर है लियाम लिविंगस्टन, इंग्लैंड के हैं, जो कि 230 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। फोर्थ पर है मार्कस स्टोनियस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, 209 पॉइंट के साथ। फिफ्थ पॉइंट पर है वानिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के हैं, 209 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर बने हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बात करें तो आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग की, तो बैटिंग रैंकिंग की अगर बात करें तो पहले पर है ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये 855 रेटिंग पॉइंट के साथ पहली पोजीशन बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है ट्रेविस हेड। बात करें सेकंड की तो फिल सॉल्ट, इंग्लैंड के हैं, 828 पोजीशन के साथ ये है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है तिलक वर्मा, जो कि भारत से हैं, 806 रेटिंग पॉइंट के साथ ये तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। फोर्थ पर है SKY यानी सूर्य कुमार यादव, ये भी भारत से ही है, 788 पॉइंट के साथ फोर्थ पोजीशन पर है। फिफ्थ पर है बाबर आजम, पाकिस्तान से है, जो कि 742 रेटिंग पॉइंट के साथ 5वीं पोजीशन पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्वाक्वेरली साइमंड्स ने विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है उसकी एशिया की जो रैंकिंग 2025 जारी की, इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कौन सा स्थान हासिल किया है। यानी कि रेटिंग एजेंसी है क्वाक्वेरली साइमंड्स, इसने विश्वविद्यालय की एक रैंकिंग जारी की हुई है, खासकर एशिया के विश्वविद्यालय की। इसमें जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है, इसने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ए ऑप्शन है 23वां, बी ऑप्शन है 21वां, सी ऑप्शन है 12वां और डी ऑप्शन है 44वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी 44th पोजीशन जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने हासिल की हुई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में क्वाक्वेरली साइमंड्स की जो विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग आई हुई है एशिया 2025 की, इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने 44वां स्थान प्राप्त किया है। और इस लिस्ट में एशिया क्षेत्र से कुल 984 विश्वविद्यालय की जो सूची है वो जारी की गई है। भारत के 22 विश्वविद्यालय को इस QS रैंकिंग के द्वारा जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग के एशिया क्षेत्र में स्थान मिला हुआ है। यानी भारत के 22 विद्यालय जो विश्वविद्यालय हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं, और कुल एशिया के 984 विश्वविद्यालय जो है वो इस सूची में शामिल है। भारत के 6 विश्वविद्यालयों ने एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है। यानी टॉप 100 में 6 विश्वविद्यालय हैं और ओवरऑल में 22 विश्वविद्यालय जो भारत के हैं वो इस लिस्ट में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया। यानी कौन सा ऐसा देश है जिसने पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है, तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी भारत ने पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया हुआ है। डिटेल में बात करें तो भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक यानी AI डेटा बैंक जारी किया, जिसका जो उद्देश्य है वो नवाचार को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यानी किस प्रकार से नवाचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। AI जो डेटा बैंक है इसको 7वें एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 में लॉन्च किया गया। इसका जो विषय रखा गया यानी कि जो एसोचैम AI लीडरशिप की जो मीटिंग हुई 2024 वाली, इसका जो विषय रहा वो रहा भारत के लिए AI, भारत के AI विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन, ये इसकी थीम रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया। तो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार राज्य ने महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम
शुरू किया हुआ है। डिटेल में अगर बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सीएम नीतीश का बड़ा कदम, यानी महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है, महिला संवाद सशक्तिकरण का कार्यक्रम, वो बिहार ने शुरू किया हुआ है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना। और इस पहल के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। और महिला संवाद का जो मुख्य लक्ष्य है वो राज्य की नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करना है, यानी कि राज्य की जो भी नीतियां बनती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उनको उनकी जानकारियों को किस प्रकार से प्रकाशित किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है, इसका ये मुख्य लक्ष्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2025 से 29 के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की हुई है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है गुयाना, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और इटली देश ने 2025 से 29 के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की हुई है। अभी हाल ही में G20 समिट हुई ब्राजील में, इसी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है, इन दोनों ने बैठक की और इसके अंतर्गत भारत और इटली ने 2025 से 29 के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की हुई है, जिसे 18 नवंबर को ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बनाया गया था। इसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी और मेलोनी ने रक्षा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों पर भी चर्चाएं की। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।